नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने बात किया था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो कल इसमें जो है आपसे बात हुई थी कि सेल की खोज कौन किया और आखिर सेल है क्या। तो इसमें हमने फाइनली बात कर लिया था आपसे कि सेल जो होती है एक प्रकार की एक ऐसी संरचना होती है जो अति सूक्ष्म होती है, बहुत सी जो है छोटी होती है, जिसको आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और इसके खोजकर्ता की भी बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे आपसे कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत आज हम आपसे बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत बहुत आप याद करते हो, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो जैसा कि आपका पूर्व ज्ञान है, 1838 और 39 में 1829 और 39 में एक वैज्ञानिक थे, मैथियास स्लाइडिन। एक एक की बात करते हैं। तो मैथियास स्लाइडिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज ये किया, जानकारी इन्होंने ये दी कि दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जितने भी कहा जाए कि क्या पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, सभी प्लांट या सभी वनस्पतियों का जो शरीर होता है वो सेल से बना होता है। और वो भी कौन सी सेल से बना होता है? वो भी प्लांट सेल से बना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने खोज किया और क्या किया, इन्होंने पौधों के ऊपर अध्ययन किया। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च के अलावा इसको जो है एक, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेहतर रहेगा यहाँ पे स्टडी। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, किसके बारे में? प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने फाइनली बताया कि जो पौधों का शरीर होता है वो जो है पादप कोशिका से बना होता है। पादप कोशिका बोले तो प्लांट सेल से बना है। ये बात इन्होंने सिद्ध किया है। इन्होंने क्या किया? सिद्ध किया। और सिद्ध किया तो इनका सिद्धांत बन गया। ठीक है, तो 1838-39 जो आप सन याद करते हैं, इसमें मैथियास स्लाइडिन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अध्ययन किया, पौधों का अध्ययन किया, और पौधों का अध्ययन करके इन्होंने ये बताया कि दुनिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं, सभी पौधों का निर्माण जो होता है, उनका फॉर्मेशन जो होता है, वो एक प्रकार की सेल से बने होती है, और उस सेल का नाम होता है प्लांट सेल। ठीक है, ये तो हो गए मैथियास स्लाइडिन के बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा, अरे सर स्वान के बारे में कब बताएंगे? बस चिंता नहीं करना, तुरंत थियोडोर स्वान। जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, उनका शरीर जो होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो बना होता है एनिमल सेल से। किससे बना होता है भैया? एनिमल सेल से। तो इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध ये किया कि जंतुओं में पाई जाने वाली जो कोशिका है वो एनिमल सेल है। दुनिया में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उनमें नहीं पाई जा सकती है कौन सी सेल? पादप कोशिका। अर्थात पौधों में पादप कोशिका होगी और जंतुओं में जंतु कोशिका होगी। इस बात को किसने सिद्ध किया?
पादप वाली सेल को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं आपके? मैथियास लाइटिन हैं। जंतु वाली कोशिका को कौन सिद्ध किए हैं? एनिमल सेल के बारे में कौन बताए हैं? थियोडोर स्वान। अब होता क्या है कि जो आपकी क्लास 9th है, 9th में आपको सीधी सी बात ये बता दिया जाता है कि भैया जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए 1839-40 में जो है मैथियास लाइटिन स्वान ने किया था। या तो आप लोग इसको याद रखते हो कि नहीं, इसको जो है हम केवल इतना याद रखते हैं, स्लाइटिन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में किया था। अच्छा, आप इतना बता देते हैं, इतने से काम आपका चल जाता है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बात रही अगर 11th की, तो 11th में थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से बताना है और जानना भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों को अलग अलग बताइए। ये नहीं कि एक में दोनों को कर दीजिए, नहीं, दोनों के बारे में अलग अलग बातें बताइए, किसने क्या कहा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक, दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। आगे की बात ये है कि कोशिकाएं जो होती हैं, इनके अंदर जो होता है ये क्या भरा होता है। और दूसरी बात ये है कि कोशिका में अगर बात की जाए, इनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, प्रकार और अंतर तो देखिए सभी लोग जानते हैं। हमको लगता है ये जो क्या बोलते हैं क्लास जो है 7 तो नहीं, लेकिन 8 वाले सभी जानते हैं। ठीक है, क्लास 8 तक के बच्चे सब जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। इसके प्रकार टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल की बात की जाए तो सेल जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक, सब कोई जानता है यूकैरियोटिक। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो चुका है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। इतने दिनों से क्लास ले रहे हैं, अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। अच्छा, मेन चीज क्या बताना है यहाँ पे? अब बात यह है कि ये विशेष रूप से जो है सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे चर्चा हम करना ये चाहते हैं कि कहा जाए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दोनों में क्या अंतर होता है। तो बात करना चाहेंगे आपसे इसके अंतर की। तो इसका अंतर बहुत अच्छा है और एक बार आप जो है इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक हमने शब्द लिखा है, क्या लिखा गया? सही पढ़िएगा इसको, कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या लिखा है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। और कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है तो इसको अभी आप समझ जाएंगे, थोड़ा देखिएगा धीरे धीरे। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ये अंतर बताता है। ये क्या बताता है? अंतर बताता है, डिफरेंस बताता है। किसमें किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या डिफरेंस बताता है भैया? डिफरेंस ये बताता है कि जो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल है, ये नॉर्मली आप लोग पूर्व ज्ञान आपका है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये ज़्यादा विकसित नहीं होती है, ये आप पहले से जानते हैं।
यूकैरियोटिक बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से जो है विकसित होती है और इसके पास कई सेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। डेवलप्ड सेल होती है, ये नॉन डेवलप्ड होती है, ज़्यादा डेवलप नहीं होती है सेल, लेकिन ज़्यादा डेवलप नहीं होती। और हमें लगता है कि 9th वाले याद कर लेंगे अपना एग्जाम्पल जो उस टाइम पे हमने बताया था। याद करके एक बार बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का हमने आपको एक उदाहरण बताया था। अच्छा, उदाहरण बताए काफ़ी दिन हो गए हैं, और आपको याद रहे या ना रहे ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने उदाहरण बहुत अच्छा बताया था इसका। अब एक बार याद करके आप बताइएगा हमको, 9th वाले खास करके। 9th में हमने तीनों सेक्शन में हमने क्लियर करके बताया था, तीनों सेक्शन में, ठीक है, ABC तीनों सेक्शन में हमने बताया था। चलिए, तो खासकर 9th वाले जरूर कमेंट्स करके हमको ये बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर हमने क्या बताया था, इसका उदाहरण केवल बताइएगा हमको। वो उदाहरण अभी यहाँ हम नहीं चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम 11th का लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर अंतर की बात की जाए तो होता क्या है भैया कि जो आपकी जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, ये मान के चलिए प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं आपके लिए यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक। अब हुआ क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, मान के चलिए कि इसमें कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई A बना, मान के चलिए, इसके बाद इसी से कुछ धीरे धीरे कोई करके इसमें परिवर्तन आया, इससे एक पदार्थ बन गया B। फिर क्या हुआ, फिर एक पदार्थ बन गया C, फिर एक पदार्थ बन गया D। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? यह हो रहा है कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ कोई बन रहा है तो बीच में क्या हो रही है? बीच में हो रही है, आप जानते हैं, बीच में हो रही है रिएक्शन। क्या हो रही है? रिएक्शन। तो रिएक्शन जो हो रही है, अच्छा यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो है वास्तविक नहीं होता है, आभासी न्यूक्लियस होता है, तो ज्यादा विकसित तो है नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बनने में बीच में हो रही है क्या? रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी इसको छोड़ दीजिएगा, आराम से नीचे आइए और इसको देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो वैसे इसको और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि अगर बड़ा बनेगा तो बताने में हमको आसानी होगी। मान के चलिए कि ये एक जो है आपकी सेल बना दिया हमने, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। यहाँ पर ये आपकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये आपके जो है लाइसोसोम हो गए, ये आपका केंद्रक कला हो गया, ठीक है। और कई ऑर्गन्स होते हैं, खैर कोई बात नहीं, अभी हम इतने की बात करते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम हो गए जो है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। 3 की बात करते हैं, है तो काफी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया को साइटली अंगली से हम दर्शा दिए। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक। ये है आपका लाइसोसोम, एक लाइसोसोम यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका लाइसोसोम, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि यहाँ पर A से B बनने में, B से C बनने में, एक नया पदार्थ बनने में क्या हो रही है? रिएक्शन, ठीक है। कोई यहाँ पे आइए,
यहाँ पे अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई नया पदार्थ बनना है तो ये पदार्थ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा। यानी जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी क्रियाएं इसके अंदर ही होंगी। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? जितनी भी क्रियाएं होंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो भी रिएक्शन होगी वो सीधे इसी के अंदर होगी, इसका कोई बाह्य वातावरण से लेना देना नहीं। यानी रिएक्शन तो होगी, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा भाई, इसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, सब दुनिया जानती है इसको। तो इसमें श्वसन एंजाइम है, ग्लूकोज आएगा, ऑक्सीसोम होते हैं या क्वार्कर होते हैं, सब कुछ आप क्रिस्टल है, ये सब जानते हैं आप। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा, तो निर्माण करते समय जरूर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ नया बनेगा, कुछ ना कुछ विघटन होगा, कुछ ना कुछ नया बनेगा। तो जब कुछ नया बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, नया बनेगा, तो अर्थात कुछ ना कुछ जरूर होगी। क्या बोलो ना? रिएक्शन। क्या होगी? रिएक्शन। अच्छा, इसकी रिएक्शन इसी के अंदर सीमित रह गई, इसकी रिएक्शन इसी के अंदर क्या है? सीमित रह गई। आगे हम ये हम बनाए हैं आपका जो है जिसका खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ज़्यादा बताइए ना कौन है? हाँ, याद करो ना। जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने किए थे, वो कौन? न्यूक्लियस। आइए, ये न्यूक्लियोलस हो गया केंद्र का। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी जो है रिएक्शन होना होगा, कोई भी नया पदार्थ बनना होगा, कुछ टूटेगा, कुछ बनेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होना होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन जो बनेगा, जो रिएक्शन होगी, जो भी क्रिया इसके अंदर होगी, इसका बाह्य वातावरण से यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया से कोई संबंध नहीं है जब इसकी रिएक्शन इसके अंदर हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसकी रिएक्शन होगी तो ये इसके अंदर होगी, इसकी रिएक्शन इसके अंदर, इसका अपना काम इसके अंदर हो रहा है, इसका बाहरी वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। अब इधर साइटोप्लाज्म है तो इससे मतलब इसको नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर होगी। ठीक, चलो, ये क्या है भैया? लाइसोसोम है। कहो, लाइसोसोम का मतलब क्या हुआ? लाइसोसोम का मतलब क्या हुआ? आज ही तो बताए थे 9th C में, आत्महत्या के थैले, और यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं, आज ही चर्चा हुई है। तो ये एंजाइम जो इसके अंदर होते हैं, ये आपका लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब लाइसोसोम अलग से आएगा, स्पेशल लाइसोसोम चलेगा, तब वहाँ पे इसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर जब इसकी क्लास चलेगी, खोज कौन किया, कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ रहता है ना, सारी बातें। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होनी है लाइसोसोम के अंदर, तो लाइसोसोम के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है, इसका कोई भी जो है संबंध नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसका कोई भी संबंध नहीं है न्यूक्लियस से। कहने का मतलब इसकी रिएक्शन इसके अंदर होगी, इसकी रिएक्शन इसके अंदर होगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख ये रहे हैं कि सर आप जो है एक ये न्यूक्लियस अलग बनाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा ऑर्गन्स हो गया, लाइसोसोम आपका तीसरा ऑर्गन्स हो गया। अच्छा, आपको लग रहा है ना कि इनकी सबकी रिएक्शन अपने अपने जो है सेल ऑर्गन के अंदर ही हो रही है, बाहर से इनका कोई संबंध नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन नहीं है। देखो ना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये ऐसे बनते चलेंगे। अब यहाँ न्यूक्लियस भी जो है क्या है? आभासी है।
माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर हमने बताया था, अब याद ना हो तो हम क्या करें, बाकी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर लीसोसोम पाए जाते हैं। तो ये बहुत आद्य प्रिमिटिव कोशिका होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी बनना है, जो भी बिगड़ना है, जो भी रिएक्शन होता है वो पूरे सेल में होती है। कहाँ होती है? पूरे सेल में वो जो है पूरा होती है। लेकिन क्या यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली रिएक्शन पूरे सेल में हुई है क्या? बताओ, पूरे सेल में हुई? नहीं हुई। न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो रिएक्शन हुई होगी क्या पूरे सेल को ये प्रभावित किया? कभी नहीं करेगा। लाइसोसोम के अंदर जो हुआ रिएक्शन ये इसी के अंदर अपना कर लिया जो भी इसको करना था, बाहर से इसको मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये तीन जो आर्गन्स हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अरे मैथ में तो बहुत मानते हैं, माना x बराबर फला ठेका सब दुनियादारी, इसको भी मान लीजिए कि ये पहला नंबर जो न्यूक्लियस है इसको हमने न्यूक्लियस ना कह करके इसको हमने कह दिया चैम्बर। मानने में क्या आ जाता है? मान क्या लिया? इसको मान लिया हमने चैम्बर। और जरा ये बताओ, चैम्बर को अगर और कहा जाए कंपार्टमेंट, इसको ये भी तो कह सकते हो, चाहे चैम्बर कह दो या तो आपका इच्छा नहीं है तो कंपार्टमेंट कह दो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब है क्या, कंपार्टमेंट इसका एक ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, और इसके पास ओनली वन कंपार्टमेंट है, और वो भी उसका पूरा कंपार्टमेंट का नाम क्या है? पूरा कंपार्टमेंट का नाम एक है सेल है। तो इसके पास जो है एक सेल में पूरी रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग जो सेल आर्गन्स हैं उनको हमने कह दिया कुछ देर के लिए चैम्बर, कंपार्टमेंट। अर्थात यहाँ पर अपने अपने अच्छा किसकी बात हो रही है ये भी याद रखिएगा, पता लगा भूल गए सब लास्ट में। यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी सेल आर्गन्स होते हैं सभी सेल आर्गन्स के अपने अपने चैम्बर में, अपने अपने कंपार्टमेंट में रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिएक्शन होती है। इसका और कोई आर्गन एक दूसरे को कोई भी जो है इफेक्ट नहीं करता, एक आर्गन दूसरे आर्गन को कोई भी इफेक्ट नहीं करता, कोई भी प्रभाव नहीं डालता। अपनी इसकी रिएक्शन इसके अंदर, इसकी रिएक्शन इसके अंदर, इसकी रिएक्शन इसके अंदर। तो अलग अलग कंपार्टमेंट अपनी अपने रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ एक ही कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट में सारी रिएक्शन हो रही है। अर्थात ऐसी कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें कंपार्टमेंट के अंदर रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें कंपार्टमेंट के अंदर रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक। और जिसके पास ये सेल आर्गन्स के अंदर, जिसके पास ये सेल आर्गन्स के अंदर रिएक्शन नहीं होती है उसको कहा जाता है कंपार्टमेंट इसके पास है ही नहीं और आर्गन्स है ही नहीं, ओनली वन सेल है, और वन सेल में ओनली वन सेल का मतलब केवल एक सेल है। केवल कितना सेल है? एक ही सेल है, और एक ही सेल में सारी रिएक्शन हो रही है। अर्थात वो कौन सी कोशिका? बताइएगा जरूर इसको। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो आप अंतर जमाने भर से पढ़ते चले आए हो कि सर ऐसा है, इसके पास आभासी केंद्रक, इसके पास वास्तविक केंद्रक, वो तो है ही, वो तो अंतर आप बहुत अच्छे से बिल्कुल बचपन वाले याद किए हो कि हाँ सर इसके पास आभासी है, इसके पास जो है वास्तविक केंद्रक है।
ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म है, आपको बिल्कुल कंठस्थ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप कुछ नया करके दिखाएंगे, ये हमें उम्मीद है। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आप कुछ अलग करके जरूर दिखाएंगे। क्या अलग करेंगे? आप यही अलग करोगे कि जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक, इसमें अगर आपसे कोई अंतर पूछेगा तो बोलेगा कि भैया इसका अंतर बताओ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। ये हम उम्मीद करते हैं आपसे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको जरूर बताओगे एक बार। अच्छा, एक बात ये भी है, 9th वाले हैं चाहे 11th वाले हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। 9th वाले 4 बार 5 बार देख लेंगे, आराम से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11th वाले भी इसको समझेंगे, ठीक है, दोनों लोग समझिएगा कायदे से। तो ये हुआ है आपका क्या भैया, कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये अगर पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो मेन डिफरेंस होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन में मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग करने में। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आपके यूट्यूब में तो ये पता ही रहेगा, आपके पास रहेगा, तो चाहे जितनी बार देखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और बताइए क्या हाल चाल है भाई, आप लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई करते रहिए सब लोग, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि बहुत जरूरी है भैया पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि आपके मम्मी पापा जो पैसा खर्चा कर रहे हैं आपसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है? तो उनकी जो उम्मीद है, जो आशा है, उसको जरूर पूरा करिए, ठीक है? और बेहतर तरीके से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थोड़ा सा आप लोग जो है 2 सेकंड का समय लीजिए, एक बार हम देख लेते हैं कितना पहुंचा ये वीडियो। चलिए, तो ये लगभग जो है 27 मिनट का वीडियो पहुंच गया, इसको आधा घंटा हमको पूरा करना है। हम आपसे कुछ प्रश्न किए दे रहे हैं, ठीक है ना? आपसे कुछ प्रश्न किए दे रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है, पहला कमेंट बॉक्स में करना है आपको, ठीक है? पहला प्रश्न ये है कि जो सेल है इसका निर्जीव माध्यम में खोज कौन किया? निर्जीव माध्यम में खोज कौन किया? निर्जीव माध्यम में खोज कौन किया? सबसे पहला बात। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में कितने कंपार्टमेंट हैं? कितने कंपार्टमेंट हैं? कितने कंपार्टमेंट हैं? तीसरा प्रश्न है कि जो केंद्रक कला है, हमने बताया भी है क्लास में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो केंद्रक कला है ये प्रोकैरियोटिक सेल में है या नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल में है या नहीं? है या नहीं? कहने का मतलब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं भाई, है या नहीं? केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल में है या नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? ये दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और खासकर 9 वाले बच के नहीं जाएंगे, ये जरूर आंसर दीजिए, ठीक है ना? और 11 वाले भी प्रयास करें, ऐसा नहीं अब तो आप में शुरू हुआ है, धीरे धीरे बहुत अच्छी कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना?
तो चलिए ठीक है फिर भाई लोग, आप लोग खाना खाइए पीजिए, ना खाए हों और खा लिए हों तो आराम से फिर इसको देखिएगा। जब भी टाइम मिले तब देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज ही नहीं जरूर है कि आज ही देखना है आपको, जब आपको समय मिल जाए तब देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए जरूर एक बार, ठीक। चलिए तो चलते हैं फिर, नमस्कार, ओके, धन्यवाद।